ओके, दिस इज द चैप्टर नंबर 10 बेटा, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। अब ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस शब्द को देखते हैं। ट्रेडर का मतलब होता है बेटा जो मर्चेंट्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो गुड्स का ट्रेड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। अब पहले ट्रांसपोर्टेशन के मींस इतने ज्यादा एडवांस तो थे नहीं बेटा। तो पहले के जो ट्रेडर्स होते थे वो या तो कैमल्स या हॉर्सेस या डोंकी या जो बुलक कार्ट्स होती हैं, है ना, उन्हीं में अपने गुड्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते थे। और जो रास्ता चुनते थे वो रास्ता या तो सड़कों से होकर जाता था या फिर वो कई बार सी से भी जाते थे, यानी कि समुद्र के रास्ते भी अपने गुड्स का ट्रेड करते थे। और कभी भी जो मर्चेंट्स है ना बेटा, वो सिंगल मतलब अकेले ट्रेवल नहीं करते थे, इंडिविजुअली ट्रेवल नहीं करते थे, दे ट्रेवल इन ग्रुप्स, है ना, जिसे कारवां कहा जाता है ना। तो आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कारवां, तो कारवां का मतलब ये है कि व्हेन द ट्रेडर्स move from one place to another for the buying and selling of their goods, then that particular group is known as कारवां। ठीक है, तो ये मतलब हुआ ट्रेडर्स का। इसके अलावा और कौन कौन से जो किंग्स थे या कौन सी डायनेस्टीज थी जो इस समय पर फ्लरिश हो रही थी, यानी कि डेवलप हो रही थी, ये भी हम बात करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स यानी कि कौन कौन से तीर्थ स्थल, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ स्थल, तो किस किस तरह से नए नए पिलग्रिम्स डेवलप हो रहे थे वो भी इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होगी भक्ति मूवमेंट से, है ना। क्योंकि इसके पहले तक हमने देखा था कि अभी जब वो वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड में जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात हुई, लेकिन अब वो समय आया था जब लोग अपनी पसंद के किसी डेइटी, देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना, एक मिनट। ओके, ये देखो ये लिखा हुआ बेटा, डेइटी, DEITY। तो इस वर्ड का मतलब होता है देवी, और देवी या देवता, है ना। तो जो भी लोग जिस भी ईश्वर को मानते थे उसकी उन्होंने पूजा या आराधना करना, भक्ति करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो भक्ति का आइडिया है ये कहाँ से आया है, ये आया है भगवत गीता से। ठीक है, अब भगवत गीता क्या है, भगवत गीता एक तरह का रिलीजियस बुक है ना, हिंदुओं की एक रिलीजियस बुक है जिसे श्री कृष्ण ने 18 चैप्टर्स हैं बेटा, इस भगवत गीता वाली बुक में 18 चैप्टर्स हैं जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सारी बातें सिखाई थी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। तो वो जो भी श्री कृष्ण की बातें थी उन्हें इस बुक में कंपाइल किया गया है, और इस धार्मिक बुक को, जो हिंदुओं की धार्मिक बुक है, इसे भगवत गीता कहा जाता है। तो भगवत का मतलब होता है भगवान से जुड़ी हुई, और भगवान से जुड़ी हुई जब हम पूजा वगैरह करते हैं तो उसे भक्ति कहा जाता है। तो ये आइडिया वहीं से आया है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात बताई गई है कि ये जो भक्ति वर्ड है ये संस्कृत भाषा के भज वर्ड से लिया गया है ना, जिसका मतलब होता है डिवाइड और शेयर, यानी कि शेयर, शेयर यानी कि भाग, यानी कि जो भी हम भक्ति करते हैं या जो भी हम मनुष्य हैं वो किसके भाग हैं, एक तरह से ईश्वर के ही एक हिस्से हैं। और जो भक्ति करता है, यानी कि जो भक्त होता है, जो आराधना करता है, जो ईश्वर की पूजा करता है, उसे तो कहा जाता है भक्त, और जो वो पूजा करता है उसे कहा जाता है भक्ति। ठीक है, इसके बाद और इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, अब मैं बात कर रहा हूँ इस विंग की बेटा। ठीक है, ये यहाँ वाले ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, यानी कि किस तरह का ट्रेड होता था
और किस तरह से जो रास्ते होते थे उनके बारे में पता लगाया जाता था, है ना। ट्रेडर्स किस किस तरह के थे, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि जो मर्चेंट्स या ट्रेडर्स होते थे, दे हैव टू ट्रेवल देयर टू सेल देयर गुड्स, यानी कि उन्हें काफी लंबा सफर तय करना पड़ता था अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। जैसे साउथ इंडिया यानी कि जो हमारे दक्षिण भारत है, वो काफी ज्यादा फेमस है गोल्ड और स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, है ना, तो उनके लिए काफी ज्यादा फेमस है। और वहां पर जो काली मिर्च को कहा जाता है पेपर, है ना, तो उसको जिन देशों में ये नहीं होती है, जैसे रोम वगैरह में ये नहीं होती है, तो वहां पर इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है ना। पेपर वाज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो जो व्यापारी होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, वो साउथ इंडिया में जाकर इन सारे मसालों को वहां से इकट्ठा करते थे और फिर जहाज के रास्ते, समुद्र के रास्ते जहाज की मदद से उन देशों में जाकर बेचा करते थे जहां पर ये अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब मैं बात कर रहा हूं इस जगह की। ठीक है, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, है ना। कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का जो तट होता है उसे कोस्ट कहा जाता है। तो समुद्र के किनारे क्या हुआ बच्चों, नए नए राज्य डेवलप होने लगे, नए नए किंगडम्स डेवलप होने लगे। रीजन क्या था, क्योंकि अब जो व्यापार हो रहा था, जो बिजनेस हो रहा था, जो ट्रेड हो रहा था, वो समुद्री मार्ग से हो रहा था। तो लोगों को ये लगने लगा कि समुद्र का रास्ता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जितने भी व्यापारी आते हैं जाते हैं, इनसे हम आसानी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अब जो नए नए किंगडम्स बनने लगे, वो समुद्र के तटों के किनारे पर ही डेवलप होने लगे। ठीक है, और जो एशिया सब कॉन्टिनेंट है, उसका जो सदर्न हाफ है, वहां पर ज्यादा व्यापार होने लगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो उस हाफ में लॉन्ग कोस्ट लाइन है। ठीक है, लॉन्ग कोस्ट लाइन यानी कि बहुत ही लंबा समुद्री एरिया है ना। मतलब समुद्र के पास वाला काफी लंबा एरिया है, जिस वजह से काफी ज्यादा संख्या में वहां पर जहाज आकर इकट्ठे हो सकते हैं, है ना। रिवर वैलीज भी हैं, है ना। और जो वहां पर उस एरिया में कावेरी नदी भी फ्लो करती है, जिस वजह से नदी अपने साथ में मिट्टी लेकर आती है, और उस वजह से वहां के आसपास के एरिया की जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है। इस वजह से एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे होता है। ठीक है, अब कौन कौन से राजा इन समुद्र के तटों पर अपने किंगडम्स को डेवलप करने लगे, तो तीन तरह के किंगडम्स हुए बेटा दक्षिण भारत में, जिसमें जिन्हें कहा जाता है ये, है ना। फर्स्ट किंगडम का नाम है चोलास, दूसरे का नाम है चेरास, और तीसरा है पांड्यास। तो हर किंगडम के जो तीनों के चीफ हैं, यानी कि चोलास, चेरास और पांड्यास के जो चीफ हैं बेटा, इन चीफ को तमिल भाषा में एक वर्ड कहा जाता है जिसका नाम है ये मूवेंदर। ठीक है, ये इस जगह की बात कर रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ है, ये इस जगह पर लिखा हुआ है। तो मूवेंदर एक तरह का तमिल भाषा का शब्द है, जिसे इस्तेमाल किया जाता है चोलास, चेरास और पांड्यास के चीफ के लिए, यानी कि इनके प्रमुख का नाम लेने के लिए। और इनमें से जो चोलास थे और जो पांड्यास थे, उनके कुछ प्रमुख शहरों के बारे में भी बताया गया है ना। जैसे चोला जो डायनेस्टी थी, ये बहुत बड़ी डायनेस्टी थी बेटा साउथ इंडिया की, चोला डायनेस्टी, है ना। डायनेस्टी क्या होती है, जब एक ही परिवार के लोग एक की मृत्यु के बाद दूसरा राजा बनता हुआ चला जाता है, तो उसे डायनेस्टी कहते हैं। तो चोला डायनेस्टी के जो प्रमुख शहर थे वो थे पुहार और कावेरी पट्टनम, ना ध्यान रखना, वैसे मैं चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा आपको। तो पुहार और कावेरी पट्टनम इनके नाम हैं। उसी तरह से जो पांड्या डायनेस्टी के जो प्रमुख शहर थे, उसमें एक का नाम था मदुरई। ठीक है, मदुरई नाम था। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं कि जब भी ये लोग कोई युद्ध वगैरह लड़ते थे, है ना, या वॉर पर जाते थे, तो वॉर में जो भी संपत्ति, यानी कि जो भी वेल्थ, जो भी चीजें वो जीत कर लाते थे,
उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था, उस वेल्थ को कौन रखता था। तो उसके लिए कहा गया है कि सम वाज केप्ट बाय द चीफ, यानी कि इन चोलास, चेरास और पांड्यास के जो इन डायनेस्टी के जो हेड होते थे वो कुछ प्रॉपर्टी अपने पास में रखते थे। रेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू दियर सपोर्टर्स, यानी कि राजा को जिन जिन हेड ने सपोर्ट किया है युद्ध लड़ने में, बाकी प्रॉपर्टी या बाकी की वेल्थ उन्हें दे दी जाती थी, कुछ वेल्थ प्रीस्ट को भी दी जाती थी। ठीक है, तो ये तो हो गई इन तीन की बात। इसके अलावा एक और डायनेस्टी हुई बेटा वेस्टर्न इंडिया में, यानी कि पश्चिमी भारत में, वेस्ट मतलब पश्चिम का एरिया। उस डायनेस्टी को कहा जाता है बेटा ये सतवहाना डायनेस्टी। ठीक है, तो सतवहाना डायनेस्टी के जो राजा थे उन राजा का नाम है ये गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, है ना। इनकी माता का नाम था गौतमी, तो गौतमी माता इनका नाम है और उनके ये पुत्र हैं, इसलिए इन्होंने अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे जोड़ा है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, सतकर्णी राजा का नाम है। और ये वेस्टर्न इंडिया की काफी ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी हुई, पावरफुल मतलब काफी ज्यादा बलशाली, है ना, बहुत सारी चीजें ये कंट्रोल करते थे। और वेस्ट से साउथ में, है ना, वेस्ट यानी कि वेस्टर्न भारत से, वेस्टर्न इंडिया से साउथ इंडिया में जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते पर यानी कि उस रूट पर मैक्सिमम टाइम जो कंट्रोल रहा है वो सतवाहाना रूलर्स का रहा है ना। और साउथ को हिंदी में कहते हैं बेटा दक्षिण, और रास्ते को या रूट को हिंदी में कहते हैं पथ, है ना। तो क्या वर्ड बना, दक्षिण पथ। ठीक है, तो जो सतवाहाना रूलर्स थे उन्हें दक्षिण पथ का राजा कहा जाता था, यानी कि वेस्टर्न इंडिया से दक्षिण भारत में जाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते पर हमेशा सतवाहाना रूलर्स का कंट्रोल रहा। क्यों कंट्रोल करते थे वो रास्तों को, क्योंकि आते जाते समय वो वहां से टैक्स चार्ज करते थे, इस वजह से। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट की। ठीक है, सिल्क जैसा कि आप जानते ही हैं कि मखमल को कहा जाता है, तो सिल्क जो है बेटा वो भारत में तो बना नहीं, है ना। इसकी जो टेक्निक थी ना सिल्क को बनाने की, उसे सबसे पहले इन्वेंट किया गया चाइना में। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं इसे, जो रॉ सिल्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्रून्स ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क के जो कीड़े होते हैं ना, वॉर्म्स यानी होता कीड़ा, उसमें से छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, उन्हें आपस में जोड़ा जाता है, धागा बनाया जाता है और फिर धागे से कपड़ा बनता है। तो जब ये सिल्क चाइना में बनकर जो कपड़े बनाए जाते थे, इन्हें दूसरे देशों में बेचा जाता था। तो चाइना ने ये सिल्क बनता कैसे है इसे काफी समय तक सीक्रेट रखा, लेकिन जब व्यापारी दूसरे देशों में जाने लगे, सिल्क के कपड़े बेचने लगे, तो दूसरे देशों को भी सिल्क के बारे में जानकारी मिलने लगी। और ये जो चाइनीज ट्रेडर्स हैं, ये जिन जिन रास्तों से होकर सिल्क के बने हुए कपड़ों को बेचने जाते थे, उसी रास्ते को कहा जाता था सिल्क रूट। ठीक है, तो एक काफी फेमस रूट रहा है सिल्क रूट, जो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसलिए सिल्क रूट के बारे में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर इस जगह पर, कि द पाथ फॉलोड बाय चाइनीज पीपल हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड विद सिल्क। डिस्टेंट लैंड मतलब जो दूर दूर तक सिल्क को बेचने के लिए जाते थे, जिन रास्तों से चाइनीज पीपल, उसे ही सिल्क रूट कहा जाता है। और क्या करते थे ये रूलर्स, जो चाइना के रूलर्स होते थे, ये दूसरे देश के राजाओं को खुश करने के लिए, ताकि वो उनके ऊपर हमला नहीं करें, सिल्क के उपहार दिया करते थे, है ना, भेंट दिया करते थे, क्योंकि उन देशों में सिल्क होता नहीं था और काफी महंगा भी होता था, है ना। तो केवल जो राज परिवार के लोग होते थे वही केवल सिल्क को पहन पाते थे और नहीं पहन पाते थे। इसलिए जब ये रास्ता भारत इंडिया से होकर जाता था, तो इंडिया में एक रूलर हुआ करते थे उस समय पर, कुशानाज रूलर्स, है ना। कुशाना भी एक डायनेस्टी है, तो
उस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने हमेशा इस सिल्क रूट पर अपना कंट्रोल रखा, है ना। क्यों रखा कंट्रोल, ये बार बार मुझे नहीं बताना पड़ेगा। कंट्रोल इसलिए रखते थे राजा ताकि उस रास्ते से होकर जब भी जो भी ट्रेडर जाएगा या मर्चेंट जाएगा तो वो राजा को टैक्स देता हुआ जाएगा, है ना, या ट्राइब्यूट यानी कि गिफ्ट देता हुआ जाएगा। तो ये एक तरह का इनकम का सोर्स था कुशाना रूलर्स के लिए, है ना। तो कुशानास को बेस्ट नॉन रूलर टू कंट्रोल सिल्क रूट, यानी कि मैक्सिमम समय तक, काफी लंबे समय तक कुशानास रूलर्स का इस सिल्क रूट पर कंट्रोल रहा। और जो जो भी ट्रेडर्स इन रास्तों से होकर जाते थे, ये लोग यानी कि ये रूलर्स उन्हें कुछ गोल्ड कॉइन्स देते थे, जिससे ये पता लगता था कि उन्होंने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, ठीक है। और कुशानाज रूलर्स ही इतिहास में वो सबसे पहले रूलर्स माने जाते हैं जिन्होंने सोने के सिक्कों को स्टार्ट किया, है ना। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो पंच मार्क कॉइन्स थे वो थे सिल्वर के। तो पहली बार जो गोल्ड कॉइन्स बनने लगे वो किन रूलर्स ने बनाए, कुशानाज रूलर्स ने बनाए, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि अब बुद्ध धर्म और देशों में कैसे फैला। तो इसके लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए कि एक रूलर थे बेटा कनिष्क, है ना। उनके एक मंत्री थे अश्वघोष, है ना। तो उन्होंने, पोएट थे अश्वघोष, उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखी, है ना। जब भी हम किसी के जीवन के ऊपर कोई पुस्तक लिखते हैं उसे कहा जाता है बायोग्राफी, और उस पुस्तक का नाम दिया गया बुद्ध चरित्र, है ना। किसने लिखी, अश्वघोष ने। ये किस राजा के पोएट थे, कनिष्क राजा के पोएट थे, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे हम, एक नए तरह के बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बेटा बुद्धिज्म दो तरह का होता है, एक नया एक पुराना। नए वाले बुद्धिज्म को कहा जाता है महायाना बुद्धिज्म, है ना। और जो इसके पहले पुराना वाला बुद्धिज्म था उसे कहा जाता है थेरवाड़ा बुद्धिज्म। तो देयर आर टू फॉर्मेट्स ऑफ बुद्धिज्म, थेरवाड़ा एंड महायाना। थेरवाड़ा इज ओल्ड फॉर्म, महायाना इज न्यू फॉर्म। अब इस महायाना बुद्धिज्म में क्या खास बात है, पहले क्या होता था बेटा, जो गौतम बुद्ध हैं उनके स्टैच्यूज नहीं होते थे, है ना। तो अब इसमें उनके स्टैच्यूज बनाए जाने लगे, है ना, और फिर उनकी पूजा की जाने लगी, है ना। और दूसरी बात, बोधिसत्वा, टू हैव पर्सन सपोज टू हैव अटेन एनलाइटमेंट, यानी कि जो उनके अनुयायी थे, अब उन अनुयायियों ने भी उनके पद चिन्हों पर चलकर, गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चलकर ठीक उसी तरह से एनलाइटमेंट प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। ये दो नई बातें हुई थी महायाना बुद्धिज्म में। इसके अलावा एक बात और भी सिखाई गई थी कि आपको बुद्ध धर्म की पालना करने के लिए अपने घर को त्यागने की जरूरत नहीं है। अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से लोगों की मदद कर सकते हैं, तब भी ये काम आपका हो सकता है ना। इसके अलावा हम इस चैप्टर में और क्या सीखेंगे, एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम ये भी सीख सकते हैं कि जो फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, है ना, पिलग्रिम मतलब होता है बेटा तीर्थ यात्री, है ना। तो 3 चाइनीज पिलग्रिम आए थे हमारे यहाँ पर, जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये इस जगह पर, ठीक है। जिनके नाम है आई किंग, है ना, जुआनजेंग और फाजियान, है ना। तो ये तीनों चाइनीज पिलग्रिम्स थे जो समय समय पर बुद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए यहाँ पर भारत में आए। तो इनकी जर्नी के बारे में भी हम बात करेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर ये गए, किस तरह से इन्होंने यात्राएं की, किस तरह से मोनेस्ट्रीज में सारी जानकारी इकट्ठी करी, वो सारी बातें भी हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो कल से हम इसका डिटेल स्टडी